बेटा अब इस पार्ट में हम और प्रैक्टिस करेंगे सूत्र बनाने की। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे 5 यौगिकों के नाम लिख कर दिए हैं। ठीक है, अभी आपका सबसे पहला कार्य ये है कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और एक एक करके इनको आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए इन यौगिकों के सूत्र लिखने की। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप लिख लें तो वीडियो आगे चलाकर उसको चेक करें। ठीक है, सबसे पहला हम ले रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में आप देखिए, आप टेबल में देख सकते हो कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca। ठीक है, और क्लोराइड का होता है Cl। ठीक है, ये बड़ा C है और छोटा L है। ठीक है, कैल्शियम का जो आपका संयोजकता होती है वो +2 होती है, क्लोराइड की -1 होती है। तो जब हम इन्हें इस तरीके से गुणा करेंगे तो कैल्शियम 1 क्लोराइड 2, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है तो ये बन जाएगा CaCl2। ये बन गया इसका सूत्र। ठीक है, अब आप इसको चेक करिए आपने ठीक किया है या नहीं, और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं अभी। ठीक है, लिखिए कमेंट्स में आपका सही था या गलत था, गलत था तो क्या गलती थी, जिससे कि मैं और अच्छे से आपको वो पॉइंट समझा सकूं। ठीक है, अब अगला प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगला डिस्कस करते हैं। अगला है आपका कॉपर सल्फाइड। ठीक है, अब जब बेटा कॉपर देख सकते हैं आप टेबल में, कॉपर की 2 संयोजकता होती हैं। ठीक है, संयोजकता 1 का भी प्रदर्शन करता है कॉपर, और संयोजकता 2 का भी प्रदर्शन करता है। पर जब हमारे आगे ब्रैकेट में हमारे यौगिक के नाम में आयन के नाम के आगे, धातु के नाम के आगे ब्रैकेट में संयोजकता ना लिखी हो तो हम हमेशा छोटे वाली संयोजकता लेते हैं। जैसे कि यहाँ कॉपर की 1 और 2 दोनों में से छोटी कौन सी है? 1। तो हम यहाँ कॉपर की संयोजकता 1 मानकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉपर का सिंबल होता है, प्रतीक होता है Cu। और सल्फाइड, सल्फाइड आप देखिए बीच वाली लाइन में सल्फाइड का होता है S। ठीक है, कॉपर का हम संयोजकता ले रहे हैं 1 वाला तो +1, और सल्फाइड की होती है -2। अब इसको फिर से हम क्रॉस गुणा करेंगे तो कॉपर 2 सल्फाइड 1, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है तो ये बन गया कॉपर 2 सल्फाइड Cu2S। ये बन गया कॉपर सल्फाइड का हमारा सूत्र। समझ में आया? ठीक है, अब आप इसको भी बताइए मुझे, सही लिखा है आपने गलत लिखा है, सही से कर पा रहे हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है सही कर पा रहे होंगे। अब फिर भी अगर कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट्स में लिखकर बताइए मुझे फटाफट। ठीक है, अब अगला प्रैक्टिस कीजिए अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, प्रैक्टिस करके फिर चेक कीजिए। अमोनियम का सिंबल अब ध्यान से देखिएगा, अमोनियम का सिंबल NH4। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का सिंबल उसी के 2 स्टेप नीचे दिया हुआ है NO3। अब इनकी संयोजकता देखिए +1 और नाइट्रेट की -1। अब जब इसको आप करेंगे क्रॉस गुणा तो ये बन जाएगा NH4, ब्रैकेट के बाहर 1 और NO3 फिर से ब्रैकेट के बाहर 1, 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है तो ये बन गया NH4। जब संयोजकता नहीं लिखनी है तो ब्रैकेट की भी आवश्यकता नहीं है, ये बन जाएगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग था, इसमें हो सकता है आपको परेशानी आई हो तो एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, बताइए ये वाला सही हो पाया था या नहीं हो पाया था? ठीक है, बताइए जल्दी से मुझे। और उसके बाद अगला प्रैक्टिस कीजिए पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, अब पोटेशियम सल्फेट करके देखिए और फिर आगे चेक कीजिए। पोटेशियम, पोटेशियम आप देखिए ऊपर ही दिया हुआ है संयोजकता 1 में, सिंबल है K। पोटेशियम फॉस्फेट। ठीक है, शायद मैंने गलती से सल्फेट बोला था, फॉस्फेट है ये, पोटेशियम फॉस्फेट। अब फॉस्फेट का आप देखिए
सबसे आखिरी लाइन में सबसे नीचे फॉस्फेट का सिंबल है आपका PO4। ठीक है, पोटेशियम की आपकी संयोजकता है +1 और फॉस्फेट की संयोजकता है -3। अब आप इनको आपस में गुणा कीजिए, ये बन गया K3PO4 ब्रैकेट के बाहर एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बन गया K3PO4। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज समझिए, अब आपको इतनी प्रैक्टिस के बाद ये समझ में आ चुका है कि एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वाला जो स्टेप है आप इसको मिस भी कर सकते हो, आप यहाँ से सीधा इस स्टेप पे भी आ जाओगे तो भी आपका सही माना जाएगा। अब इसको चेक करके बताइए कि आपका सही उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे जल्दी से लिखकर बता दीजिए, अगर कोई परेशानी है तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, अब हम आखिरी एक प्रैक्टिस करेंगे जिंक सल्फेट, करके देखिए, अगर कोई परेशानी आती है तो बताइए फिर। जिंक, ठीक है, जिंक का क्या होता है संयोजकता, यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये रही जिंक। ठीक है, तो जिंक की संयोजकता है से प्रतीक है Zn और संयोजकता है +2। ठीक है, और सल्फेट, सल्फेट ये रहा आपका। ठीक है, सल्फेट का सिंबल है आपका SO4 और इसकी संयोजकता है -2। अब इसको क्रॉस करेंगे तो Zn2 और SO4 ब्रैकेट के बाहर 2। ठीक है, अब 2 कैंसिल हो जाएगा, जब दोनों की संयोजकता बराबर हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है और हमारा सूत्र बन जाएगा ZnSO4। ठीक है, उम्मीद है कि सही होगा। अब आप एक बार ये सब चेक कीजिए, फिर उसके बाद हम एक और तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं वो करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएंगे मैसेज करके कि आपको इतना समझ में आया है या नहीं आया है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अगले भाग पे जा रही हूँ। अभी तक हमने क्या किया कि हमारे पास यौगिकों के नाम थे, हमने उनके सूत्र लिखे। अब इसी में आपको बहुत बार आवश्यकता भी पड़ती है और प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि आपको सूत्र दिया गया होगा और आपको उस यौगिक का नाम बताना होगा। तो अब यहाँ वो वाली प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं। मैं आपको कुछ सूत्र दे रही हूँ, आप उनके नाम पहले खुद सोचिए और फिर मैं एक साथ आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, तब तक आप सोचिए, साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते जाइए। बहुत सिंपल सिंपल भी दूंगी, थोड़े से मुश्किल भी दूंगी, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस जो है हो सके। ठीक है, ठीक है, करते रहिए इसको, साथ साथ सोचते रहिए, जरूरी है ये बहुत प्रैक्टिस। ये अगर आपने पहले 2 पार्ट्स की वीडियोस देखी हैं तो आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स की नहीं देखी हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। ठीक है, ठीक है, इनको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। 3 3 6 7, एक और मैं आपको दूंगी तो हमारी टोटल प्रैक्टिस 10 की हो जाएगी। ठीक है, और इसमें हम एक कैल्शियम का ले लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम हम ले रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्स। ठीक है, अब इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए वीडियो पॉज करके और फिर आप आगे दोबारा देखिए चेक करने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले हम सबसे पहले जब नाम लिखते हैं यौगिक का तो हम क्या करते हैं, धातु का नाम पहले लिखते हैं।
तो इसमें आप देखिए सबसे पहले में आप देखिए धातु कौन सी है, सिंबल यहाँ से देखेंगे टेबल में से, ठीक है, धातु है सोडियम, ठीक है। और उसके आगे जो अधातु आयन है, ऋण आयन, वो कौन सा है, वो भी आपको इसमें आराम से दिख जाएगा, कौन सा है, क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, बहुत ही आसान है। बस आपको सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है और वो ये है कि आपको ये जो सारणी मैंने दी है, कॉपी में आप पहले ड्रॉ भी कर चुके हैं, इसको आपको लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। सबके नाम, सबके सिंबल, सबकी संयोजकता, सब आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को कर पाएंगे। अब आप अगला देखिए, इसमें आप देखिए धातु कौन सी है, पोटेशियम। और आप देखिए इसमें अधातु जो है ये रही आपकी नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट। अगला देखिए धातु है एल्यूमिनियम और अधातु है आपकी कार्बोनेट, पहले भी सर्कल कर चुकी हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट। अब यहाँ ये संयोजकता का जो रोल है, ये जो आपको 2 लिखा हुआ दिख रहा है, ये 3 लिखा हुआ दिख रहा है, इसका सूत्र बनाने के लिए उपयोगिता है इसकी। नाम लिखने का प्रोसीजर जो है, नाम लिखने का तरीका जो है, वो संयोजकता कुछ भी हो, किसी भी धातु अधातु के आयन की संयोजकता कुछ भी हो, नाम लिखने का, यौगिकों के नाम लिखने का तरीका जो है वो सेम रहता है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। अगला देखिए, अब आप बता सकते हैं आराम से, मुझे उम्मीद है सही होंगे। 2 मिनट के लिए और आप समय लीजिए पॉज करके वीडियो, और आप अगर कुछ गलतियां पहले 3 में हुई हैं तो आगे के यौगिकों के नामों में वो गलतियां सुधारिए और फिर दोबारा चेक कीजिए, ठीक है, आगे का, ठीक है। 2 मिनट का समय देकर अपना ठीक करने की कोशिश कीजिए। अब इसको देखिए आप, मैग्नीशियम सल्फाइड। अब एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रही हूँ, लाल रंग से जो मैं करूंगी, ये देखिए सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, तीनों बहुत ही आपको मिलते जुलते से नजर आएंगे, पर तीनों के नाम अलग हैं, तीनों के प्रतीक अलग हैं और तीनों के जो संयोजकता है वो भी अलग है, ठीक है। तो अगर तीनों को आपने अदल बदल कर दिया नाम लिखने में या सूत्र बनाने में, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस काम को करेंगे। देखिए अब जो मैं हरे से कर रही हूँ इसमें बहुत कम अंतर है, इसमें सल्फाइड ड है, इसमें सल्फाइड ट है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब वापस इस पे आते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड हमारा हो गया है। अगला देखिए आयरन फॉस्फेट। अब नाम से आपको इतना तो पता चल गया, आयरन है और फॉस्फेट है। अब आप ये देखिए फॉस्फेट के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, आयरन के आगे भी कोई भी नंबर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इस आयरन का और इस फॉस्फेट का दोनों की संयोजकता एक समान है, तभी तो नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, दोनों की संयोजकता आपस में कैंसिल आउट हो गई, आपस में जिसे कहना चाहिए उदासीन हो गई, ठीक है। तो इसलिए दोनों की संयोजकता बराबर है। तो फॉस्फेट की संयोजकता हमें यहाँ दिख रही है कि -3 है, तो इसका मतलब आयरन की जो है +3 होगी, यानी कि यहाँ पे कौन सा आयरन लगा हुआ है, आयरन 3, ठीक है। हमेशा जिन भी धातुओं में 2 संयोजकता होती हैं उसमें कम संयोजकता वाले के आगे अस लगता है, अधिक संयोजकता वाले के आगे इक लगता है, ठीक है। जैसे, ठीक है, अब आप फिर से देखेंगे एक बार, जो मैं नीले रंग से कर रही हूँ, ये है आपका क्यूपरस और ये होगा क्यूप्रिक, ठीक है। इसी प्रकार ये होगा आपका फेरस और ये होगा आपका फेरिक। तो यहाँ पे संयोजकता 3 वाला आयरन है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, फेरिक फॉस्फेट। आप आयरन फॉस्फेट लिख देंगे तो भी सही होगा, पर फेरिक फॉस्फेट इसका बिल्कुल सही नाम है, ठीक है। अगला देखिए कैल्शियम आयोडाइड, ठीक है, कैल्शियम आयोडाइड। उसका अगला देखिए सिल्वर नाइट्राइड। अब जो चीज मैंने आपको सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट के लिए बताई थी, उसी चीज का ध्यान आपको नाइट्राइड और नाइट्रेट के बीच में भी रखना है।